जय हिंद दोस्त। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका हिस्ट्री का इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम आज इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक बस बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तथा मिलान करने वाले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने एक ही वीडियो में समेटा है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन सभी को हम समझाते हुए ही चलें। आज का आपका पहला प्रश्न होगा दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कहा जा रहा है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आप हमसे पहले भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। आपका ऑप्शन 1 में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन 2 में है कर्मांकम प्रवृत्ति, ऑप्शन 3 में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन 4 में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क, यानी क का मतलब है 1 प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन 1 में है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन 2 में है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन 3 में है विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन 4 में है इनमें से सभी। तो दोस्त 2 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र, जो कि आपके 2 नंबर में ही दिया है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सीमित नहीं होगा और काफ़ी बहुत ज़्यादा विस्तृत भी नहीं होगा, इसलिए प्रभाव क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। आपका ऑप्शन 1 में है संपत्ति, 2 में है ज्ञान, 3 में शांति, 4 में बहुमूल्य धातु। तो दोस्त आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति यानी 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अस्थायी कृषि के प्रभाव से यानी जो जमा हुआ था उससे संपत्ति संभव हुआ, यानी संपत्ति बढ़ा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर में कहा गया है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन 1 में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, 2 में है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, 3 में है शिथिल अर्थव्यवस्था और 4 में इनमें से सभी। तो दोस्त आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, यानी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आपका ऑप्शन 1 में है ग्रामीकरण, 2 में है शहरीकरण, 3 में है कस्बों, 4 में है बंदरगाहों। तो दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शहरीकरण को प्रभावित किया, जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 में है ग्राम में होता है, यानी गांव में, 2 में कस्बा में, 3 में महासागर में और 4 महानगर में। तो दोस्त ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महानगर इसका आंसर हो जाएगा। महानगर में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आप इसे समझेंगे, गांव तो आपको समझना ही नहीं है क्योंकि गांव में जनसंख्या शहरों से कम होती है और नगर या शहर एक ही होता है। और कस्बा क्या होती है, गांव से बढ़ के आप जाते हैं, बढ़ के जैसे कि कहीं मान लीजिए कि बाज़ार गाँव में लगा ना, तो उसी को कस्बा बोला जाता है, यानी वहाँ पे कुछ ज़्यादा जनसंख्या हो। और कस्बा से नगर बड़ा होता है और इसी नगर को सिटी और टाउन के नाम से जाना जाता है, महानगर को। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो वो महानगर कहलाता है। ठीक है, और 10 लाख से नीचे की जनसंख्या जो होता है उसे नगर कहते हैं। चलिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यहाँ देखेंगे
1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? आपका ऑप्शन 1 में है 20 लाख, ऑप्शन 2 में है 30 लाख, ऑप्शन 3 में है आपका 40 लाख और ऑप्शन 4 में है 50 लाख। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 40 लाख। ठीक है, इसका आंसर 40 लाख हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में आपका कहा जा रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? अनिवार्य यानी कि अब नेसेसरी हो गया है, सभी को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। आपका ऑप्शन 1 में है 1850 ईस्वी, 2 में 1855 ईस्वी, 3 में 1860 ईस्वी और 4 में 1870 ईस्वी। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1870 ईस्वी में ये नियम लागू हो गया। चलिए 9 नंबर को देख लेते हैं। 9 नंबर में कहा गया है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आपका ऑप्शन दिया गया है 1 में उद्योगपति वर्ग, 2 में पूंजीपति वर्ग, 3 में श्रमिक वर्ग और 4 में मध्यम वर्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर ऊपर आया। ठीक है दोस्त, आपका 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यहाँ पे शोषण की बात कहा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 में है श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, 2 में है मध्यम वर्ग का शोषण हुआ, 3 में है कृषक वर्ग का शोषण हुआ और 4 में इनमें से सभी वर्ग का शोषण हुआ। तो दोस्त इस समय जो था श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। इस तरह से आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें आ चुके हैं यहाँ। आपका पहला प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, शहरों के विस्तार, यहाँ देखिएगा, शहरों के विस्तार में भव्य खाली स्थान का निर्माण हुआ, यानी किस चीज़ का निर्माण हुआ? तो यहाँ पे पर फोटको का निर्माण हुआ, पर फोटोक का निर्माण हुआ। 2 नंबर में कहा गया है आपका, यहाँ पे आप पर फोटोक भर लेंगे। 2 नंबर में आपका कहा गया है लंदन भारी संख्या में खाली स्थान को आकर्षित करने में सफल हुई, यानी ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोगों को। तो लोगों को ऐसे नहीं ना लिखिएगा, आप प्रवासियों लिखिएगा। क्या लिखिएगा? प्रवासियों। ठीक है, प्रवासियों। आगे चलते हैं। प्रवासियों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। चलिए 3 नंबर में कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा, शहर में रहने वाले लोग से सीमित थे, यानी शहर में रहने वाले खाली स्थान से सीमित थे, यानी क्या सीमित थे? 3 नंबर में जो होगा बाध्यता, यहाँ पे बाध्यता कर रहने वाले लोग, यहाँ पे आप भर लीजिएगा, लोग बाध्यता से सीमित थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में खाली स्थान, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। 4 नंबर में खाली स्थान देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? कौन सा रुझान देखा जाता है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका विकासशील। यहाँ पे आप विकासशील भर लेंगे दोस्त, यहाँ पे आप भरेंगे विकासशील। ठीक है, यानी कि विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखने को मिलता है। आपका 4 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर में कहा गया है खाली स्थान, यानी यहाँ पे आप क्या भरेंगे कि बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं नगर प्रबंधन। पहले आप नगर प्रबंधन। ठीक है दोस्त, नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। ठीक है, चलिए दोस्त अब मिलान करने वाले क्वेश्चन में आ गए हैं। दोस्त यदि आप इससे पहले की वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, आप फेयर नहीं कर पाए हैं, यानी कि 5 लेसन का, तो उसका भी फेयर हमने करा दिया है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। और यदि आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे एक लाइक बटन
लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए दोस्त, इसका आंसर आप ऐसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, वैसे हम इसका आंसर शीट बोल भी दे रहे हैं। आप 1 नंबर का अंग भर लीजिएगा। अंग यानी 5, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 2 और 5 का 3, ऐसे आंसर आप मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोस्त, अब जो आपका प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम आ गए हैं। आपका पहला प्रश्न में कहा गया है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? तो इसका आंसर आप भरेंगे दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यही 3 प्रक्रियाएं हैं जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। यानी यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय एक हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक। दूसरा हो जाएगा विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक की स्थापना। तथा तीसरा हो जाएगा, यहाँ से आप भर लेंगे 3 नंबर में, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ये 3 प्रक्रियाएं हैं, यानी 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ से और 3 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है? आपका 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा दोस्त, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समाज का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला कारण है आर्थिक तथा दूसरा कारण है प्रशासनिक। ठीक है दोस्त, अब आपका 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? तो इसके 2 आधार को हम देख लेते हैं। आंसर शीट में लिखेंगे, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 आधार निम्नलिखित है। पहला आधार लिखेंगे जनसंख्या का घनत्व तथा दूसरा आधार लिख लेंगे कृषि आधारित क्रिया का अनुपात। अब आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। आंसर शीट भरिए दोस्त। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। यहाँ पे है होगा, यहाँ पे है। अधिकांश वस्तु कृषि उत्पाद ही होती है जो उसकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। आय का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? दोस्तों, शहर जो होते हैं वह राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र होता है, जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगते हैं। यह शहर जो होता है एक ऐसा स्थान होता है जहां पे गांव के लोग अपने काम काज करने के लिए तथा रोजगार के लिए आते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न में अब कहा गया है, नगरीय जीवन एवं आधुनिक एक दूसरे से भिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। समय के साथ आ रहे बदलाव को हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा, जीवन स्तर इत्यादि में आता है, जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में ही परिलक्षित हो जाता है। आधुनिक संचार सुविधा, आधुनिक घरेलू उपयोगी पदार्थों, नए नए डिजाइनों वाले आभूषण इत्यादि सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए वहां आवश्यक संसाधन एवं माध्यम भी उपलब्ध होता है। इस तरह से जो नगरीय जीवन होता है आधुनिकता के तरफ बढ़ता है और गांवों से ये अलग होता है। गांव के कल्चर से शहर का कल्चर होता है सो अलग होता है। ठीक है दोस्त, आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा,
आपका अब 7 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। आपका 7 नंबर प्रश्न है दोस्त, किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण है पूंजी का असमान वितरण। पूंजी कुछ मुट्ठी पर लोगों के पास ही सीमित होता है, जिससे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वह और अच्छा से अच्छा काम करता है, जैसे कि बिजनेस कर लेना, व्यापार में लगा देना, या फिर किसी ऐसे काम में लगा देना जिसमें अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही जानते हैं। दोस्तों अब आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने। चलिए दोस्त आंसर भरिए। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया था। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा से छोटा में आंसर लिखवा दें, इसलिए छोटे छोटे में आंसर लिखवा रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन होगा व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। यहाँ पे उसका योगदान को देख लेते हैं। व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यावसायिक पूंजीपति के कारण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती चली गई, ठीक है, जिससे नगरों के उद्भव को और बल मिला और नगर और बेहतरीन बनते चले गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है शहर के उद्भव के मध्य वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। मध्यम वर्ग एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, ठीक है, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक सामान्य आय प्राप्त करता था, यानी एक निर्धारित पैसा कमा पाता था लगभग, करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे कि शिक्षा, वकील, चिकित्सक, यहाँ पे शिक्षा, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, ये सभी थे, ठीक है दोस्त। परंतु इसके जीवन मूल्य के आधार समान रहे और आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आ गई। चलिए आपका 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ। तो इसका आंसर शीट भरिए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमिहीन कृषक वर्ग रोजगार की लाभांश में शहरों की ओर पलायन करते चले गए। यानी कि शहर में जैसे रोजगार उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, लोग गांव से शहर की तरफ चले गए। और आज की अगर बात करें तो भारत में अधिकतम जनसंख्या जो है गांव में न बस करके अब शहरों में बसती है। पहले क्या था दोस्त कि पहले 80% जनसंख्या गांव में बसती थी और मात्र 20% जनसंख्या शहर में, लेकिन अब की स्थिति में देखा जाए तो लगभग 50-50% के बराबर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका लघु उत्तरीय का 12 नंबर प्रश्न होगा। शहर में किन नई समस्याओं को जन्म दिया है। चलिए दोस्त आंसर शीट आप भर लीजिए।
शहर में निम्नलिखित 3 प्रकार के समस्याओं को जन्म दिया है मुख्य रूप से। ये देख लीजिए कौन कौन सी समस्या है। आपका पहला जो समस्या है आवास की समस्या, दूसरा है जलपूर्ति की समस्या और तीसरा है प्रदूषण की समस्या। ये मुख्य रूप से जो 3 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अब आपका जो प्रश्न होगा वो दीर्घ उत्तरीय होगा। आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में 5 प्रश्न है। जो आपका 1 नंबर कहा जा रहा है, शहर के विकास की पृष्ठभूमि एवं इसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। तो शहर की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। शहरों के विकास की पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था। यानी ये भी पूछा जा सकता है कब शिखर पर था, यानी चरमोत्कर्ष के साथ बहुत ज़्यादा विकास होने लगा। तो यह 13वीं शताब्दी में हो जाएगा। कई प्रतिरोधों के पश्चात भी यह व्यवस्था ने नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तन करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा, रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना का विकास हुआ, जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी ही, किंतु नवीन राजनीति एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी, जो लौकिक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इस पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। शहरीकरण की प्रक्रिया 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई, जो इस प्रकार है। पहला है आपका औद्योगिक पूंजी का उदय, दूसरा है आपका विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। यहाँ पे आदर्श भर लेंगे, आदर्शों का विकास। इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहर व्यवस्था की यानी शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना मानी जाती है। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, देख लीजिए आपका 2 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नताओं को स्पष्ट करें। यानी ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में क्या अंतर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में क्या अंतर है स्पष्ट करें, या फिर ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, यानी अलग अलग बताएं। जैसा कि दोस्त इसका आंसर आप एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी से तुलना करके भी लिख सकते हैं। वैसे उत्तर लिखिए। गांव और शहर के बीच काफ़ी विभिन्नता है। गांव की आबादी कम होती है, नगर की आबादी ज़्यादा होती है। गांव में खेती होता है और पशुपालन मुख्य आजीविका है, जबकि शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्राकृतिक वातावरण होती है जो स्वच्छ होती है, जबकि शहर में प्रदूषित वातावरण होती है और अस्वच्छ होती है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधा आदि शहर में ही होते हैं, लेकिन गांव में इसका अभाव होता है। उच्च कोटि की शिक्षा अगर लेना हो तो आपको शहर में जाना ही पड़ेगा, जिससे कि आप शहर में आके पढ़ रहे हैं। अधिक उन्नत व्यवस्था में होते हैं, यानी कि शहर में ही होते हैं ये। शहर में आधुनिकताओं का बोलबाला होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिकताओं से काफ़ी दूर लोग होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, नगर में रोजगार के संसाधनों की अधिकता होती है। यानी नगर में रोजगार ही रोजगार है, जबकि गांव में रोजगार के साधन की कमी होती है, बराबरी नहीं किया जा सकता शहर के। ग्रामीणों का जीवन स्तर निम्न होता है, यानी कि वो किसी तरह से फटा पुराना पहन के जीवन यापन कर लेते हैं, जबकि शहर में फैशन की दुनिया में लोग जीते हैं। नगरीय लोगों का जीवन उच्च स्तर का होता है। ग्रामीण लोग सामान्य तौर पर निष्कपट और ईमानदार होते हैं, यानी कि बेईमानी गांव के लोगों में नहीं होती है, जबकि नगर के लोगों में
ईर्ष्या, घृणा, द्वेष इत्यादि होती है कि हम कितना पैसा कमा लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अब आते हैं। अब आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, मेरे भाई शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको इसका आंसर लिखना है और अपने ही शब्दों में आंसर लिखेंगे आप। चलिए दोस्त आंसर लिखिए। शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, परंतु नगरीय जीवन गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। रोजगार के संसाधनों की अधिकता के कारण शहर में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। अत्यधिक धनोपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बढ़ने लगा। यानी कि कहने का मतलब है कि कौन कितना पैसा कमा ले। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कलुषता यानी लोगों के एक दूसरे के प्रति कटुता की भावना भी जगने लगी और कुविचार भी बढ़ने लगे, जिससे मानवता की भावना घटने लगी है। लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे हैं। सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला बढ़ने लगा है। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। व्यक्तिगत की भावना बढ़ने लगी है। लोग पैसा के होड़ में लग गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। अलग अलग चर्चा हम करेंगे अब इसका। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक वर्ग ने अपने पहले हम वैश्विक वर्ग को देख लेते हैं। व्यावसायिक वर्ग ने अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक कार्यस्थलों, जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्र इत्यादि की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। अब दूसरा में आप लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन होने लगा और छोटा सा क्षेत्र शहर में तब्दील होने लगा। मध्यम वर्ग, अब मध्यम वर्ग में आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट बना के यहाँ से, मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस वर्ग में शिक्षा, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट इत्यादि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। अब वहीं गांव की बात कर लेते हैं हम। गांव के किसान और मजदूर अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर पलायन करने लगे। यानी ये भी शहर की ओर पलायन कर रहा है, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। ये आपका 3 पॉइंट इसका बना, तीनों को हम चर्चा कर लिए हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है और 5 नंबर में कहा जा रहा है, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। चलिए अब बम्बई शहर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, और एक और क्वेश्चन कि भारत का पहला समुद्री पतन कौन है। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। यहाँ के कारावास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। रवाना का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बम्बई में आकर के बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक जनसंख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1954 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई और 1921 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिसमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे।
1931 ईस्वी तक लगभग एक चौथाई ही बम्बई के निवासी थे। काफ़ी निवासी बाहर से आकर के वहाँ बस गए थे रोजगार के तलाश में। बम्बई आप बताएंगे कि किस राज्य में पड़ता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। वहाँ प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। बम्बई का विकास सुनियोजित तरीका से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया का केंद्र था और दो हिस्सा में ये क्या था, बट गया था। कितने हिस्सा में? 2 हिस्सा में। एक हिस्सा नेटिव में रहते थे और दूसरा हिस्सा जो था यूरोपीय या फिर गोरे रहते थे। कोट आबादी उत्तर में एक यूरोपियन उपनगर और औद्योगिक पट्टी में भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की ज़रूरत महसूस हुई तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजना बनाई गई। 1864 ईस्वी में मालाबार हिल से कोलबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक बेरिक लेमेसन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। इस प्रकार बम्बई बहुत विकसित शहर के रूप में उभर गया। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 ईस्वी के बीच एक सूखी गोद का निर्माण भी किया और इसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ लाडार्ड एस्टेट बना दिया, यानी कि एक भूमि का निर्माण भी कर दिया। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव भी बनाए गए। इस तरह से मुंबई ही नहीं रह गया, बल्कि बहुत बड़ा एक शहर के रूप में उभर गया। दोस्त, हम आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर हमने ठीक बता दिया है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको लगता है कि ये चैनल हमारे लायक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। सदस्यता ग्रहण करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्त, खास आपका कोई नेट भी नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्त, और यदि अब तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो आपको लगे कि नहीं हमारी मेहनत लाइक के लायक है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएंगे इस वीडियो को। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, दिन में देखें या रात में देखें, खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एवरीवन, एवरीबॉडी।